सभी को हरिओम। गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। चलिए, तो क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं वशिष्ठ संहिता, ठीक है। वशिष्ठ संहिता में हम लोगों ने प्रथम अध्याय को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग द्वितीय अध्याय को पढ़ेंगे। कल की क्लास में कुछ शुरुआत की थी हम लोगों ने द्वितीय अध्याय की, है ना। और कल की क्लास में प्रथम अध्याय तो हो ही गया था हमारा साथ ही, और साथ में ही हमारे क्वेश्चन भी हो गए थे। ओके, तो उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है आप लोगों को, है ना। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे। द्वितीय अध्याय में जो जानकारी दी गई है वो है नाड़ियों के बारे में और प्राण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से हमारे यूजीसी में क्वेश्चन आता है। तो शक्ति जी का क्वेश्चन था कि देहधारियों की नाड़ियों की शुद्धि किस उपाय से होगी, यानी उपाय बताइए जिससे नाड़ी शुद्धि होती है। इस प्रकार से शक्ति जी का प्रश्न था। और फिर इन जो नाड़ियों की उत्पत्ति व अनुरक्षण किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है और इनकी अनुरक्षा किस प्रकार से की जाए, है ना, उसकी भी विधि क्या होती है ये भी हमें बताइए करके शक्ति जी अपने पिताजी से पूछते हैं, है ना। और बोलते हैं और फिर से कि भाई कितने वायु होते हैं हमारे शरीर में, कितने वायु होते हैं ये पूछते हैं। और उसके बाद शरीर में जो कुछ भी जानने लायक है वह मुझे यथार्थ रूप से बताइए, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कल भी देखा था हम लोगों ने ये वाली चीज भी, ठीक है। तो जो भी शरीर में जानने लायक है वो वशिष्ठ जी अपने पुत्र शक्ति जी से बताते हैं, ठीक है। जैसे कि कहा जाता है कि भाई शरीर में 96 अंगुल माप, है ना, 96 अंगुल माप का हमारा शरीर होता है। अपने अपने अंगुल से गिनोगे तो 96 अंगुल होगा हमारा शरीर, ठीक है। और इसी शरीर में कहा है कि भाई पुष्टवंश के दोनों ओर 32 अस्थियां होती है, हड्डियां होती है, जो हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं ना। जैसे कि हम लोग 31, है ना, जैसे बचपन में 33 हड्डियां होती है और उसके बाद हम 31 देखते हैं एडल्ट में, है ना। यहाँ पर 32 अस्थियों की बात की जाती है। फिर 72,000 नाड़ियां बताई गई है। कितनी नाड़ियां बताई गई है? 72,000 नाड़ियां बताई गई इसी शरीर में। और प्राण जो होता है हमारे शरीर के बाहर 12 अंगुल जाता है, ठीक है। कितना अंगुल पर्यंत बाहर जाता है, प्रयाण करता है, तो 12 अंगुल पर्यंत बाहर जाता है। और देह मध्य में तप्त स्वर्ण के समान ज्योतिर्मय स्थान है। अब देह मध्य कहाँ पर है आप लोगों को पता है, कल की क्लास में मैंने बताया था देह मध्य कहाँ पर होता है, ठीक है। उसी में तप्त वर्ण के समान एक ज्योतिर्मय स्थान है। कैसा है? ज्योतिर्मय स्थान है, ठीक है। अब वो वहां पर क्या है, तो वहां पर वो मानव में किस प्रकार से, तो त्रिकोणात्मक है। वो जो ज्योतिर्मय जो स्थान है ना मानव में, वो कैसा है, तो त्रिकोणात्मक है। कैसा है? त्रिकोणात्मक है। पशुओं की बात करेंगे तो चौकार है, और पक्षियों की बात करेंगे तो गोलाकार है वो स्थान, ठीक है, देह मध्य में। उसके बीच में क्या बताया गया कि अग्नि की एक पतली ज्योति सदा विद्यमान रहती है। उसके बीच में क्या है? अग्नि की पतली ज्योति सदा विद्यमान रहती है। ओके, चलिए, जैसे आत्मा का प्रतीक भी कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ से शरीर के जो मर्मस्थान है, मर्मस्थान बताए गए, 18 मर्मस्थान बताए गए हैं। आप लोग को मैंने कल की क्लास में भी बताया 18 मर्मस्थान, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा होगा आप लोग को। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं ना? यस सर। ठीक है, ठीक है सर। सबसे पहला जो है पादा अंगुष्ठ है, जो 18 मर्मस्थान है। सबसे पहले इसमें जो इसका जो अंगुल का माप है मतलब शून्य पर है, ठीक है, शून्य। उसके बाद ऊपर अंगुल बढ़ते जाएंगे। पहला पहला जो है पॉइंट कौन सा है, तो पादा अंगुष्ठ है। उसके बाद दोनों घुट्टी, ठीक है। इसमें हम क्या बोलते हैं इसमें कि गुल्फ या संधि, ठीक है, गुल्फ या संधि। उसके बाद पिंडी का मध्य, उसके बाद जानु मूल, उसके बाद जानु, फिर उरु मध्य यानी जंगा का मध्य, ठीक है, उरु मध्य। मूलाधार यानी पायु मूल, उसके बाद देह मध्य, ये रहा देह मध्य, ठीक है। फिर लिंग, उसके बाद ऊपर में नाभि है इसमें, ठीक है, नाभि। फिर है कंठ, फिर जीवामूल, जीवामूल, नासामूल, नेत्र प्रदेश, भ्रूमध्य, ललाट और ब्रह्मरंध्र, ठीक है। इस प्रकार से 18 मर्मस्थान बताए गए हैं। कितने? 18 मर्मस्थान बताए गए हैं। ओके, यहाँ पर अंगुल भी बताया गया था। मैंने कल की क्लास में आप लोग को अंगुल के बारे में तो बता ही दिया था। ओके, अब देखिए, यहां से देखिए कि देह मध्य स्थान जो है हमारा, वो गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे। स्क्रीन सही से प्रेजेंट हो रही है ना? यस सर, हो रही है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सभी को तो आ रही है, आ रही है सर। ठीक है, मैसेज कर दीजिए, नहीं आ रहा रही है। मैसेज कर दीजिए। देह मध्य स्थान देखिएगा, गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे, इसके बीच 1 अंगुल स्थान को देह मध्य कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो पोस्टर देखिए पिक्चर में, ये जो क्या कहा गया है, 2 अंगुल की बात हुई है, 2 अंगुल की। ठीक है, तो लिंग से 2 अंगुल नीचे, ठीक है, और मूलाधार यानी पायुमूल से 2 अंगुल ऊपर, ये जो 1 अंगुल परिधि वाला है ना, उसी को देह मध्य कहा जाता है। क्योंकि देखिए मूलाधार से 2.5 अंगुल ऊपर देह मध्य कहा गया है ना, 2.5 अंगुल ऊपर। देखिए यहां से पायुमूल से, यहां से पायुमूल से देखिए 2.5 अंगुल ऊपर क्या है, देह मध्य है। क्या है, देह मध्य है। ओके, 1 मिनट में इसको लिख कर बताऊंगा तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर, यहाँ पर लिखने का नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, एरो तो दिख रहा है ना अच्छे से। यस सर। तो देह मध्य से जो पायुमूल से 2.5 अंगुल ऊपर, ये पायुमूल से 2.5 अंगुल ऊपर देह मध्य है। ठीक है, ये पायुमूल से यानी मूलाधार से कितना, 2.5 अंगुल ऊपर देह मध्य है। और लिंग से देखिए, और लिंग कितना है देह मध्य से, तो देह मध्य से 2.5 अंगुल ऊपर लिंग है। ठीक है, तो लिंग है, तो 2.5 हुआ, तो 2 अंगुल हम ऊपर जाएंगे पायुमूल से और 2 अंगुल हम नीचे आएंगे, तो जो 1 अंगुल वाला जो बाकी जो बचता है 1 अंगुल वाला भाग, उसको हम देह मध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, देह मध्य बोलते हैं। ओके डन, तो यही जो स्थान है वो देह मध्य है। ठीक है, अब देखिए देह मध्य क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें। ठीक है, क्यों, क्या इसका रोल क्या है देह मध्य का। तो जो हमारी जो कुंडलिनी है ना, उसका हमें सटीक कहाँ पर है मौजूद नहीं क्या है ना, तो वो जानकारी और जो नाड़ियां है उसकी जानकारी देने के लिए पर्टिकुलर इस पर फोकस किया गया है। समझे मेरी बात। ओके, नाड़ियों को समझने के लिए, सर इसको कुंडलिनी को समझने के लिए, ठीक, कहाँ पर उसका स्थान मौजूद है उसको समझने के लिए देह मध्य पर थोड़ा फोकस किया गया है। अब देह मध्य से देखिए स्टार्ट कैसे होता है, क्योंकि और आधा भाग भी है ना हमारे देह के शरीर के, आधे भाग से शुरुआत होती है। देखिए कुंडलिनी के बारे में और नाड़ियों के बारे में, तो देखिए देह मध्य पता है आप लोगों को, गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे, इसके बीच 1 अंगुल स्थान को देह मध्य कहा जाता है इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, वशिष्ठ संहिता के अनुसार। अब देखिए, अब एक कंद आप लोगों ने जाना होगा है ना, कंद, कंद आप लोग जानते हो अलग अलग ग्रंथ में। तो कंद देखिए, देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल फैला हुआ कंद है। ठीक है, इसीलिए देह मध्य हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर जाएंगे, देह मध्य से, ये जो देह मध्य है यहाँ से, यहाँ पर लिखने वाला 1 मिनट जस्ट ना वेट करिए, मैं यहाँ से लिखने वाला लाऊंगा तो थोड़ा सा ज्यादा और बेटर समझ में आएगा, आपको क्लियर होता जाएगा। ये झूम तो हो रहा है ना अच्छे से। देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो देह मध्य है, ठीक है, यहाँ पर जो देह मध्य है, यहाँ से हम जो जाएंगे कितना अंगुल, 9 अंगुल 9 ऊपर। अंगुल। ठीक है, 9 अंगुल यहाँ तक ऊपर। अब देखिए किस प्रकार से 9 अंगुल हमें गिनना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो लिंग से है ना, लिंग से नाभि कितना है यहाँ पर कहा गया है, लिंग से 10.5 अंगुल नाभि है। लिंग से 10.5 अंगुल क्या है, नाभि है ना। और देह मध्य से लिंग कितना है, देह मध्य से लिंग कितना है, 2 अंगुल, हाँ? 2.5 अंगुल 2.5 अंगुल सर। 2 अंगुल, 1 2 2 4 और मध्य पे 1, तो 2 समथिंग 2 आएगा, 2.5 अंगुल है देह मध्य से लिंग। ठीक है, तो एक में 2.5 अंगुल ही पकड़ेंगे, चलो 2.5 अंगुल ही पकड़ेंगे। ठीक है, 2.5 अंगुल, यहां से कितना, 2.5 अंगुल पकड़ेंगे। ओके, यहाँ पर 1 मिनट, तो यहाँ पर कितना 2.5 अंगुल है। ओके, 2.5 अंगुल यहाँ से देह मध्य से लिंग तक आएंगे। ठीक है, और लिंग से 10.5 अंगुल क्या है, नाभि है। ठीक है, 10.5 और 2.5 कितना होगा, 11, 12 और 13 होगा ना। अब 13 तो 4 माइनस कर लीजिए नाभि से, 4, 1 2 3 और 9 ये हो 4, जाएगा। ये 4 माइनस हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा
यहाँ पर जो स्थान है यहाँ पर, ये क्या होगा, नवंगुल ऊपर हो गया, नवंगुल हुआ ये वाला। अब देखिए 4 अंगुल ऊंचा बोला गया है ना, अब 4 अंगुल ऊंचा तो नाभि तक ही आएगा, 9 4 13 होगा ना, तो 4 अंगुल ऊपर तो नाभि तक आएगा, आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल फैला हुआ। देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर गए हम लोग, फिर उसके बाद 4 अंगुल ऊंचा जाएंगे यानी ऊपर जाएंगे, और 4 अंगुल फैला हुआ, ठीक है, थोड़ा फैला करेंगे उसको, ठीक है, चौड़े में करेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। समझ में आया मेरी बात? ठीक है। अब यहां से देखिए 4 अंगुल ऊपर जाएंगे, यहाँ से 4 अंगुल ऐसे ऊपर जाएंगे, ठीक है, यानी नाभि तक आ गए, बराबर फिक्स नाभि तक आ गए। अब यहां से 4 अंगुल फैल जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब फैला हुआ कहा गया है यहाँ पर, तो हम राउंड भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है, फैला हुआ है, ठीक है, यहां तक, नीचे नहीं आएंगे, ऊपर से ही है, ठीक है, यहां तक इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप समझ में आया आप लोग को, यहाँ पर क्या बताया गया है, एक तरीके से कंद, ये पूरा कंद कहा गया है, समझे? यस सर। ये जो मैंने एरो बना रहा हूं, ठीक है, ये पूरा कंद कहा गया है। अब देखिए ये कंद का रोल क्या है, अब ये कंद होता कैसे है ना, और इसका मेन रोल क्या होता है, तो यहाँ पर हम जानेंगे इस कंद के बारे में। देखिए आगे बढ़ते हैं और फिर पिक्चर में जाते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। देखिए कंद का स्थान तो हमें पता चल गया। अब देखिए कंद की विशेषता क्या है, तो ये अंडाकृति है। अब मैंने जो आकृति निकाली वो थोड़ा सा क्या है, चौकार टाइप निकाली है, तो अंडाकृति उसको करना है। कैसे करना है, अंडाकृति, और त्वचा और अस्थियों से कैसी है, सुशोभित है। कैसी है, सुशोभित है त्वचा और अस्थियों से। और कंद के मध्य भाग को नाभि कहते हैं, समझे? कंद के ये तो फिर कंद जो है ना सर, नाभि बीच में आनी चाहिए, 2 अंगुल ऊपर नाभि के और 2 अंगुल नीचे। नहीं ऐसे कैसे आएगी, यहाँ सिर्फ पर तो उन्होंने 9 अंगुल ऊपर फिर 4 अंगुल उच्च, तो ऊपर और उच्च तो एक साथ क्यों नहीं दिया फिर इन्होंने? देखिए ना 4 अंगुल नीचे तो गए ना हम नाभि के पास। अब इसमें कहा गया है, अब इसमें कहा गया है, नाभि बीच में नहीं आएगी ना सर, कंध के बीच में नाभि नहीं आएगी। इसमें ये कहा गया है ना, इसमें ये कहा गया है। अब ये अंडाकृति होता है, कैसा होता है, अंडाकृति होता है। अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से है उस तरीके से चलेंगे भाई, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। देखिए यहाँ तक इस प्रकार से, ठीक है, अब हो गया, ये थोड़ा सा अंडाकृति बनाएंगे ये, ठीक है। वर्टिकल काटेंगे तो बीच में आएगा वो, ऊपर में यानी। अरे 4 अंगुली ऊपर जाएंगे ना हाँ सर, 4 हाँ अंगुली जी, ऊपर हाँ जी। जाएंगे, ज्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कंद, अब फैला हुआ तो है लेकिन मेन जो स्रोत है ना उसमें, ठीक है, इसमें जो नाभि वाला पोर्शन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा रहेगा नाभि वाला रहेगा। ध्यान दीजिए, अभी यहां से देखते हैं, ठीक है, कैसा है, अंडाकृति है, त्वचा और अस्थि से सुशोभित है ये कंद, ठीक है। और कंद के मध्य भाग को हम नाभि कहते हैं, और नाभि से चक्र का प्रादुर्भाव होता है। किसका, यानी चक्र का उत्पन्न होते, चक्र कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो नाभि से होते हैं, ठीक है। चक्र कैसा होता है, ये तो 12 ओरों से युक्त होता है, और उसके कारण ही देह की क्या है, स्थिति बनी है, ठीक है। इसको हम अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल एक एक लाइन में देख लीजिए। इसी चक्र में पुण्य और पाप से प्रेरित क्या होता है, जीव घूमता है। पुण्य और पाप से प्रेरित जीव घूमता है, इसी चक्र में कहा गया है। अब किस प्रकार से, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल पेश करते हैं कि भाई जैसे कि तंतुओं के जाल के बीच में बैठी हुई मकड़ी भटकती रहती है ना, तंतु का जाल जो बनाती खुद ही बनाती है और उसमें खुद ही फंसी रहती है, जैसे हम लोग है ना खुद ही जाल बिछाते हैं और खुद ही फंसे हुए हैं, है ना। तो उसी तरीके से तंतु के जाल में बीच में जो तंतु का जाल बनाती है मकड़ी और उसी में फंसी रहती है, निकलती नहीं है, उसी प्रकार यह प्राण इस मूल चक्र के नीचे घूमता रहता है। ये जो प्राण है ना वो किसमें, इस मूल चक्र के नीचे घूमता रहता है, ठीक है। यानी बेसिकली यहाँ पर नाभि के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि नाभि चक्र नाभि की बात की गई है, तो मूल चक्र हम मूलाधार से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत हो तो।
मूल चक्र के ऊपर कुंडलिनी का स्थान है। मूल चक्र के ऊपर क्या किसका स्थान है? तो कुंडलिनी का स्थान है। और यह नाभि के ऊपर नीचे उधर इधर उधर फैली हुई है। तो अब देखिएगा यहाँ पर साफ बता दिया गया है कि मूल चक्र किसको बोलेंगे? हम नाभि को बोलेंगे। देखिए मूल चक्र के ऊपर कुंडलिनी का स्थान है जो नाभि के ऊपर नीचे उधर इधर उधर फैली हुई है। ठीक है, मूल चक्र के ऊपर कुंडलिनी का स्थान है और नाभि के ऊपर नीचे इधर उधर फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ध्यान रखना, जहां तक मुझे लग रहा है कि मूल चक्र की तो बात यहाँ पर बोला गया है नाभि से रिलेटेड, लेकिन मूल चक्र हम लोग मूलाधार से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार नोट कर दीजिएगा आप। ठीक है, मूलाधार के लिए मूलाधार। ओके, देखिए अब ये पढ़ लेते फिर आपको पूरी तरीके से और समझा देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। कुंडलिनी देखिएगा, कुंडलिनी के बारे में कहा गया है कि कुंडलिनी 8 प्रकृति वाली है, अकार से शकार तक बीजाक्षर युक्त भी है। ठीक है, 8 प्रकृति वाली है और अकार से शकार तक बीजाक्षर युक्त है। और 8 बार कुंडलिनी होने के कारण कुंडली के नाम से कुंडली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर अ से क्ष तक जो देवनागरी लिपि के जो प्रथम अक्षर है अ से क्ष तक यानी अंतिम अक्षर तक। ठीक है, जितने भी शब्द आते हैं बीच में पूरी जितनी भी वर्णमाला आती है ना, ठीक है, ये यानी ज्ञान का स्रोत है एक तरीके से कुंडलिनी। ठीक है, तो सभी अक्षर जो इसमें मौजूद है ये कहा गया है एक तरीके से। ठीक है, बीजाक्षर युक्त है अ से शक तक। यह अभिप्राय यह है कि कुंडलिनी ज्ञान का मूल स्रोत है। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? यानी ये जो कुंडलिनी है ये ज्ञान का क्या है? मूल स्रोत है। यानी जब तक यहाँ पर आप लोग जब सिद्धांत पद्धति पढ़ोगे ना तो उसमें कुंडलिनी के 2 टाइप बताए जाते हैं, प्रभुत्व और अप्रभुत्व। प्रभुत्व यानी जागी हुई, अप्रभुत्व यानी सोई हुई। ठीक है, यानी जब सोई हुई, अभी भी हमारी कुंडली कैसी है? सोई हुई है। ठीक है, यानी अज्ञानवश है। जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हम अज्ञानवश काम कर रहे हैं। ठीक है, ज्ञान नहीं है। ठीक है, जब कुंडली को जागृत किया जाएगा तब ज्ञान होगा, ज्ञान तब बढ़ेगा। ठीक है, तब ज्ञान का उजागर होगा। ठीक है, यानी ज्ञान का मूल स्रोत कौन है? कुंडलिनी। तो कुंडलिनी को पहले क्या करना है? जागृत करना है। क्या करना है? जागृत करना है, क्योंकि कुंडलिनी ही ज्ञान का मूल स्रोत है। अ से क्ष तक बीजाक्षर युक्त है और 8 प्रकृति वाली है कुंडलिनी। ठीक है, कुंडलिनी क्या करती है? तो कुंडलिनी सुषुम्ना में वायु के संचार को रोककर कुंडलाकार रूप में स्थित है। कहा जाता है ना कि जो सुषुम्ना नाड़ी बीच में है उसमें जो कुंडलिनी जो है वो सर्पाकार रूप में, जैसे कि सर्प जैसे बिल में रहता है ना, कुंडलकार आकार बनाकर, है ना, उस तरीके से फेरे मारकर, उस तरीके से कुंडलिनी भी क्या करी है? फेरे मारकर मुंह में पूछ रखकर, ठीक है, सोई हुई है। किसमें? तो सुषुम्ना नाड़ी के मुख में सोई हुई है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी के मुख में सोई हुई है, यानी एकदम दार पर सोई हुई है। तो कुंडलिनी सुषुम्ना में वायु के संचार को रोक रही है। जो वायु सुषुम्ना में जाने वाला है उसको रोक कर रखी है। ठीक है, यानी उसके मुख पर सोई हुई है कुंडलिनी। ओके, फिर वह मुख द्वार ब्रह्म द्वार को ढककर स्थित है। वह जो मुख द्वार है ना सुषुम्ना का, ठीक है, वो कैसा? तो ब्रह्म द्वार को ढककर स्थित है और योगाभ्यास काल में अपान वायु के द्वारा अग्नि तत्व के साथ जगती है। अब किसके साथ जगती है? तो अपान वायु के द्वारा अग्नि तत्व के साथ जगती है। नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत आप लोग प्राणायाम भी पढ़ते हो ना, तो उसमें भी कहा जाता है, जैसे कि सूर्य विधि प्राणायाम घेरण संहिता में पढ़ते हो तो कुंडलिनी जागरण होता है। भस्त्रिका प्राणायाम हठ रत्नावली हठ प्रतिका में पढ़ते हो तो कुंडलिनी जागरण होता है। मत्स्येंद्र आसन आप पढ़ते हो हठ प्रतिका में तो उससे कुंडलिनी जागरण होती है ना। और घेरण संहिता में आप भुजंगासन पढ़ते हो तो उसमें कुंडलिनी जागरण होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो बताए गए हैं, तो यहाँ पर भी क्या है? अपान वायु के द्वारा अग्नि तत्व के साथ जगती है। अपान वायु के द्वारा अग्नि तत्व के साथ जगती है। तो मेनली जो भी आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, तो वायु का रोल आएगा उसमें। ठीक है, क्योंकि आसन में भी क्या कर रहे हैं हम? बंद लगाते हैं, कुंभक लगाते हैं। ठीक है, तो वायु का इम्बैलेंस कर रहे हैं। तो ये मेनली है। मेन तो अपान वायु के द्वारा अग्नि तत्व के साथ क्या करती है? जगती है कुंडलिनी। ठीक है, नोट डाउन। अब कंध के बीच में क्या है? तो कंध के बीच में सुषुम्ना है। उसी में आजू बाजू क्या बताया गया है? सबोतल क्या बताया गया है? उसी में कुंडलिनी बताई गई है। ठीक है, कुंडलिनी का स्थान बताया गया है और कुंडलिनी सुषुम्ना के मुख पर सोई हुई है। ओके, सुषुम्ना नाड़ी के चारों ओर सभी नाड़ियां रहती है। सुषुम्ना नाड़ी के चारों ओर क्या होते हैं? सभी नाड़ियां बताई गई है। तो कंध के बीच में सुषुम्ना है और सुषुम्ना के
चारों ओर सभी नाड़ी है, तो जो स्थान जो है नाड़ियों का, जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? कंध कंध कंध। कंध है, क्या है? कंध है। कंध। ओके, डन। यहाँ तक चीजें क्लियर है? सर ये आधार आपने बोला ना, चक्रों के 12 आधार है, वो क्या है? 12 और से कुछ तो बोला आपने। ओके, 12 आरो। चक्र 12 और से युक्त है, वो क्या? हाँ, 12 आरो। और से कैसे? ठीक है, एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन किसी का बताइए, इसमें क्या है, समझ में आया? सर ये जो मनुष्य का जो है त्रिभुज करके है, त्रिकोणात्मक, और चौकार, पशुओं में चौकार, पक्षियों में गोलाकार, वो ज्योतिर्मय स्थान जो है वो कैसा? वो तो पिक्चर में है नहीं ना। क्या? पहले जो बोले थे, तो ज्योतिर्मय स्थान मानव में त्रिकोणात्मक, पशुओं में चौकार, पक्षियों में गोलाकार, ये देखिए, तो कैसे ये होगा? जो स्थान है ना, देह मध्य में तप्त स्वर्ण के समान ज्योतिर्मय स्थान है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो स्थान है ना, ये देह मध्य है। कौन सा देह मध्य? ये वाला जो देह मध्य वाला स्थान है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर क्या कहा गया है कि तप्त, एक मिनट इसमें पेन ले लेते हैं, हाँ ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि त्रिकोणाकार स्थान है, ये जो देह मध्य है ना, इसमें त्रिकोणाकार स्थान कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। त्रिकोणाकार स्थान कहा गया है मानव में, ठीक है। और यहाँ पर ज्योति कहा गया है, यहीं पर ज्योति का स्थान बताया गया है। ओके, डन। एक ज्योति की पतली परत, ठीक है, ज्योति होती है यहाँ पर, विद्यमान होती है इस त्रिकोणाकार स्थान में, ठीक है, मानव में। पक्षियों में कितना? चौकार, और पक्षियों में गोलाकार। डन। और किसका क्या डाउट था बताइए? सर मैं बोल रही थी कि जो ऊपर लिखा है शरीर का माप ना 96 अंगुल, तो वो अंगुल होना चाहिए, शायद वहां पे अंगूर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, और बताइए। सर ये जो एक प्राण वाली लाइन है, एक बार ये 72 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियों के नीचे, इस लाइन को समझा दीजिए एक बार, ये समझ में नहीं आ रही लाइन। कितने? 72 नाड़ियां। हाँ, ये प्राण वायु शरीर वाला जो है ये ना 72 नाड़ियां शरीर में कहा गया है, और इसमें जो प्राण वायु शरीर से 12 अंगुल, यानी ये जो वायु जो होता है ना, प्राण वायु, वो 12 अंगुल पर्यंत उससे अधिक प्रयाण करते हैं, बाहर निकलता है, ठीक है। सर इसको क्या औरा भी बोल रेचक सकते हैं? करते ये प्राण रेचक वायु करते थे, 12 हम अंग, वायु का रेचक करते तब, रेचक करते तब की बात है। ठीक है। तो प्राण वायु जो 12 अंगुल बाहर बता रहे हैं, ये इसको औरा भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पर और का बात नहीं चल रहा है, ठीक है। 12 अंगुल पर्यंत बाहर निकलता है, बस ये जो हम देखते हैं ना 12 अंगुल, ठीक है, यहाँ तक प्राणवायु बाहर निकलता है शरीर से। ओके, और बताइए। जब और हम सर नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं तब भी 12 अंगुली निकलता है, ऐसे जैसे हम। नहीं, नॉर्मल में तो नहीं निकलता है। अब कहा गया है यहाँ पर नॉर्मल, अब प्रैक्टिस रहेगी, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। संत सेशन में तो नहीं निकलता है। सर वो जो फिर से थोड़ा, वो जो कंदस्थान 9 उंगली, मैंने देह मध्य से 9 उंगली ऊपर, और जो ढाई ढाई अंगुली ऊपर है, और ढाई मैंने जो था लिंग मूल से 2.5 अंगुल ऊपर, पायु मूल से 2.5 अंगुल ऊपर, और उसका थोड़ा हिसाब क्या और थोड़ा। क्वेश्चन क्या है बताइए, सीधा सीधा बताइए, क्वेश्चन क्या है? नहीं, वो जो नाभि का, जो नाभि है कंध का सेंटर में आता है, मैंने वो देखिए, यहाँ थोड़ा। से सेंटर में नहीं लग रहा है मुझे, जहां तक लग रहा है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर चीजें दी गई है उस तरीके से वो मध्य में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हाँ वही आ गया है लेकिन मध्य में सेंटर वो, मतलब कि मैं मैंने वर्टिकल अगर काटेंगे तो सेंटर में आएगा, लेकिन ऊपर में शायद होगा। वो अंडाकृति है ना, अंडाकृति है, अंडाकृति हाँ काटेंगे जी, ना यहाँ पर, ठीक है। फिर भी हाँ जी। थोड़ा बहुत नहीं किया, ऊपर नहीं कर सकते। 4 अंगुल ऊंचा है, ठीक है, 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल फैला है, तो ऊंचा से फैल रहा है तो फिर नाभि मध्य आएगी, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, यहाँ से हम लोग करेंगे ना तो फिर फैल जाएगा,
देखिए आपको ये डाउट है ना, चलो इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए अभी आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो चलो नाभि को बीच में कर लेते हैं। अब 4 अंगुल ऊंचा जा रहे हैं हम लोग, बताइए जा रहे यहाँ से, नाभि आ गई, 4 अंगुल ऊंचा गए और 4 अंगुल फैला दिए। नहीं सर, नीचे से जाइए, मूलाधार से 2.5 अंगुल नहीं मूलाधार से ऊपर, नहीं जाना है, ठीक है। ये ऊपर देखिए ऊपर जो होगा देव मध्य होगा, 2.5 अंगुल यहाँ से जो मूलाधार से 2.5 यहाँ से जो अंडाकृति है, शांत रहिए थोड़ा भी, यहाँ से जो जी। अंडाकृति है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, नाभि है। क्लियर अभी एवरीवन, ठीक है। नहीं, मैं बोल रहा था कि मूलाधार से 2.5 अंगुल देव मध्य होता है, मैंने देव मध्य का सेंटर, और लिंग से लिंग से नीचे वो सेंटर आएगा देव मध्य, मैंने 2.5 अंगुल, मैंने जो बोल रहे हैं आप 2 अंगुल ऊपर, 1 उंगली होगा देव मध्य, फिर 2 उंगली ऊपर लिंग स्थान है, लिंग स्थान से 9 उंगली ऊपर कंद आएगा, है ना। Yes. लिंग से देखो सॉरी सुनिए, ठीक है, रहने दीजिए आपका हाँ जी, क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी। आपका क्वेश्चन रहने दीजिए, बाद में कर दूंगा आपका क्वेश्चन। अभी एक बार फिर से समझ लीजिए, आप लोग बड़ा दिक्कत करते हो, आप भी ना क्वेश्चन पूछते हो इस तरीके से, थोड़ा सा क्लियर क्वेश्चन पूछते जाइएगा, ठीक है। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो फिर लास्ट में पूछते जाइएगा, ठीक है। हाँ बाकी जी, लोग हाँ को जी, दिक्कत नहीं होनी ओके। चाहिए, ठीक है, क्लास में दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर मैंने साफ साफ बताया, यहाँ से मूलाधार से 2.5 अंगुल मध्य जो है देह मध्य है, और लिंग से 2.5 अंगुल देह मध्य से 2.5 अंगुल क्या है, लिंग है, ठीक है। देह मध्य से ऊपर 2.5 अंगुल लिंग है, ठीक है। अब इसके बीच में यानी लिंग से 2 अंगुल नीचे और मूलाधार से 2 अंगुल ऊपर, ठीक है, इसके बीच में जो एक परिधि वाला है ना, ये कहा गया है देह मध्य। अब यहाँ से जो 9 अंगुल ऊपर जाएंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक 9 अंगुल ऊपर जाएंगे, तो ये किसका स्थान है, ये किसी का स्थान नहीं है। देखो यहाँ से 9 अंगुल ऊपर जाएंगे, उसके बाद 4 अंगुल ऊपर जाएंगे, 4 अंगुल ऊपर, ठीक है, 4 अंगुल ऊपर गए। अब इसके बाद 4 अंगुल फैल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से अंडाकृति में फैल रहे हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे कंद, ये है कंद, हाँ ठीक है, ठीक है, ये है समझ गया। कंद। अब कंद के बीच में क्या है, कंद के बीच को बोलते हैं हम नाभि, क्लियर, ठीक है। और यहाँ से चक्र का प्रादुर्भाव होता है, 12 ओरों से चक्र युक्त है। अब कौन से 12 ओरों है ये मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ से चक्र का प्रादुर्भाव होता है, ओके। यहीं पर क्या होता है, प्राण भटकता है, और यहीं पर कुंडली का स्थान बताया गया है। यहीं पर क्या बताया, कुंडली का स्थान बताया, क्योंकि यहाँ पर ही क्या है, सुषुम्ना है। कंद के मध्य में क्या है, यहीं पर क्या है, नाभि के पास में क्या है, सुषुम्ना भी है, यहीं पर सुषुम्ना भी है, और सुषुम्ना के मुख पर कौन बैठी है, कुंडली भी बैठी है, तो क्या यहाँ पर ही कुंडली का स्थान है। इतना क्लियर हो गया, हाँ ठीक जी। है। चलिए अब देखिए, आपको समझा देता हूं बाकी चीजें और। अब देखिए ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, बताइए अच्छे से। यस सर। चलिए यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा सभी, ठीक है, यहाँ से चलिए। 32 अस्थियां जो हमारे थे, ये आप लोगों को समझ में आ गया कि शरीर में 32 अस्थियां मेरुदंड के दोनों ओर, मेरुदंड के दोनों ओर विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करती है। तो मेरुदंड के जो दोनों ओर जो होता है ना, कहने का मतलब यही है कि जो विभिन्न संरचनाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। जैसे कि हमारे दोनों बटक्स हो गए साइड के, ठीक है, दोनों ओर का शरीर हो गया, ठीक है, दोनों ये कंधे हो गए साइड के, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं यानी इनकी जो संरचना होती है, ये संरचना बनती है, ठीक है। तो शरीर में 32 अस्थियां मेरुदंड के दोनों ओर विभिन्न संरचनाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। आधुनिक जो विज्ञान में कितने कशेरुकाएं बताए गए, वर्टिब्रल कॉलम कितने बताए गए, 33 बताए गए। कितने बताए गए, 33, ठीक है, जो कि बाल्यावस्था में कहा जाता है। एडल्ट में कितने होते हैं, 31 होते हैं, ठीक है। इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है, इस प्रकार से इनका विभाजित हुआ है, ठीक है। गर्दन में यानी सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रम 5 और कोकिस 4, ठीक है। इस प्रकार से 33 बताए गए हैं, ठीक है। ये फिर सेक्रम एक ही हो जाती है एडल्ट में, और फिर कोकिस जो होती है वो एक ही बन जाती है, ठीक है, लास्ट में, ओके। देखिए तो इनमें से दोनों ओर कुले, पसलियां और कंधे से जुड़ी हुई 32 हड्डियां शरीर की स्थिरता में सहायक होती है। यानी जो 72 जो हड्डियां बताई गई ना हमारे इसमें, तो वो क्या है, कुले,
पसलिया, पसली, ठीक है, पसलिया और कंधे से जुड़ी हुई है, ठीक है, यानी दोनों ओर, इसीलिए कहा गया है यानी दोनों ओर, ठीक है, जुड़ी हुई है। 32 हड्डियां शरीर की स्थिरता में सहायक होती है। ओके, दोनों ओर जुड़ी है यानी दोनों को बैलेंस कर रही है, इसलिए इसमें बीच में कहा गया है, दोनों ओर कहा गया है। दोनों ओर का मीनिंग समझ में आ गया आप लोग को? क्लियर? यस सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो हम कहते हैं थोड़ा सा दोनों ओर में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम था भाई, दोनों ओर कैसे है ना, इसमें तो ऊपर से नीचे तक है, ऊपर से कैसे नीचे तक है। शरीर के रचना को आधार बनाया है ना 32 हड्डियां, दोनों ओर के कुल्ले, पसलिया, कंधे को बैलेंस कर रही है, ठीक है। 32 हड्डियां स्थिरता में सहायक होती है, इसलिए उसमें कहा गया है, ठीक है, उस तरह के शब्द यूज किया गया है, तो उसको समझ में आ गया होगा आपको वो चीजें, ठीक है। अब देखिए, मेरुदंड के दोनों ओर स्थित 32 हड्डियां है ना, जो कि शरीर की महत्ता को समझते हुए मेरुदंड को आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार का प्रमुख मार्ग बताया गया है, ठीक है। इसमें सुषुम्ना नाड़ी, इड़ा और पिंगला का उल्लेख जो मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होती है, ठीक है, तो इसमें इड़ा पिंगला के बारे में भी कहा जाता है। अब देखिए कंधक की विशेषता क्या है, तो कंधक की विशेषता आप लोगों को पता है, अंडाकृति है, त्वचा है ना, आउटर कवरिंग, और अस्थि से सुशोभित है, ठीक है, अस्थि से क्या है, सुशोभित है, ओके, यानी बोन्स। अब देखिए समझते हैं इनको भी अच्छे से, ये भी तो दिक्कत है आप लोगों को समझ में नहीं आया वो इसमें भी है ना। देखिए यहाँ से हठयोग के अनुसार कंध एक अंडाकृति संरचना है जो शरीर को मूलाधार चक्र, ठीक है, शरीर के मूलाधार चक्र के पास स्थित होता है। यहाँ पर जो अंडाकृति कहा गया है मूलाधार चक्र के पास स्थित होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, अभी बताइए आप लोग क्या लिखेंगे, बताइए, कोई नहीं बोलता है। हेलो, मूल चक्र नाभि मूल सर, नाभि मूल बोले। नाभि के पास बताया गया है, ठीक है, नाभि के पास कंध बताया गया है। अलग अलग ग्रंथ में मूलाधार के पास बताया जाता है, क्योंकि उसमें कुंडली का स्थान भी बताया जाता है। यहाँ पर बेसिकली नाभि याद रखना है, ठीक है, इसलिए मूलाधार को मैंने ब्लर कर दिया है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। मूलाधार के पास होता है, सॉरी किसने, नाभि के पास कहा गया है, ओके, कंध, और यह ऊर्जा का भंडार और सभी नाड़ियों का मूल स्थान है। ऊर्जा का क्या करता है, भंडार करता है, और सभी नाड़ियों का क्या है, मूल स्थान है, ठीक है। यानी नाड़ियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से निकली नाड़ियां, कंध से निकली है, डन। अब त्वचा ने आउटर कवरिंग, देखिए आउटर कवरिंग, उसकी जो त्वचा कहा जाता है ना, त्वचा से सुशोभित है, अस्थि से सुशोभित है कहा जाता है ना, तो उसकी जो आउटर कवरिंग है ना वो त्वचा है। देखिए यहाँ पर कंध को एक संरक्षित स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जहां कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है। तो कुंडलिनी भी कहां पर है, कंध में ही कहा गया है, ठीक है, सुप्त अवस्था में होती है, ठीक है, और संरक्षित स्थान कहा गया है, मतलब संरक्षित है वहां पर कुंडलिनी, ठीक है, और शक्ति सुप्त अवस्था में है। कैसे सुप्त अवस्था में, सोई हुई है। यह शक्ति जब जागृत होती है ना तो ऊर्ध्वगामी यानी सुषुम्ना नाड़ी से होकर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। यानी यहीं पर क्या कहा गया, कंध में ही सुषुम्ना नाड़ी का स्थान कहाँ पर बताया गया है, बताइए आप लोग, अभी मैंने बताया था आपको, नाभि के पास। कंध के बीच में, कंध के वहीं पर नाभि के पास ही आएगा उसी में, ठीक है। तो वहां पर क्या है, सुषुम्ना, वहां पर ही क्या है, कुंडलिनी सोई हुई है, सुप्त अवस्था में है सुषुम्ना के मुख पर, ठीक है। जब यह कुंडलिनी जागृत होती है तो कुंडलिनी भी क्या होती है, अंदर प्रवेश करती है, और जो वायु मतलब एग्जैक्टली वायु जो प्रवेश करता है और सुषुम्ना के साथ क्या है, सहस्त्रार चक्र तक वो वायु जाता है, ठीक है। अब अस्थि क्या है, देखिए अस्थि यानी अस्थि से सुशोभित, यानी हठयोग में कंध से 72,000 नाड़ियों का उद्भव माना जाता है। कितना, 72,000 नाड़ियों का, तो यहाँ से उत्पत्ति हुई 72,000 नाड़ियों की, ठीक है, जो इसे एक महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र बनाता है, और इससे ही क्या बनाता है, ऊर्जा केंद्र भी महत्वपूर्ण बनाता है, और यह नाड़ियों के जाल से सुशोभित है। कैसे है, नाड़ियों के जाल से सुशोभित है, ठीक है। इसमें प्रमुख नाड़ियां इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, तो ये भी बताया गया प्रमुख नाड़ियां हैं। क्लियर। अब देखिए कंध की विशेषता और नाभि से चक्र का संबंध किस प्रकार से वो देखते हैं अभी हम लोग। तो कंध को एक महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र के रूप में वर्णित किया गया है, और यह शरीर के भीतर वह स्थान है जहां से नाड़ियां यानी ऊर्जा मार्ग उत्पन्न हुई है, ठीक है, जिससे चक्रों की संरचना बनती है, जिससे किसकी संरचना बनती है, ठीक है, नाड़ियों से तो चक्र की संरचना बनेगी ना, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। ऊर्जा
केंद्र कहा जाता है कंध को, और कंध से ही नाड़ियों का निर्माण हो रहा है, और नाड़ियों की संरचना से ही वो जो चीज बन रही है वो चक्र की संरचना बन रही है। नाड़ियों की नाड़ियां उत्पन्न होती है, और जिससे किसका संरचना बनती है, चक्रों की संरचना बनती है। डन, ठीक है। कंध का विशेषता तो हम लोगों ने अभी देख लिया था, ठीक है। देखिए, कंध के मध्य भाग को नाभि कहते हैं। हठयोग परंपरा में कंध के मध्य भाग स्थित बिंदु को नाभि कहा जाता है। जैसे मैंने अभी जो पिक्चर किया उसमें बराबर बीच में नाभि आ रही है, ठीक है। और यह स्थान शरीर के ऊर्जा केंद्र यानी चक्रों के लिए मूल स्थान माना जाता है। तो चक्र के लिए यह स्थान को कैसा है, मूल स्थान कहा जाता है, ऊर्जा केंद्र कहा जाता है, ठीक है, जिससे नाड़ियों की उत्पत्ति हो रही है, वहां से निकल रही है। अब देखिए, नाभि से चक्र का प्रादुर्भाव, अब चक्र का कैसे प्रादुर्भाव होता है इसके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली कहा गया है कि भाई नाभि चक्रों का उद्गम स्थान है। नाभि कैसा है, चक्रों का उद्गम स्थान है ना। योग शास्त्र में बताया गया कि चक्रों की उत्पत्ति नाभि से होती है, और वे शरीर में ऊर्जा प्रवाह को संतुलन करते हैं, ठीक है। चक्रों की उत्पत्ति होती है। चक्रों का प्रादुर्भाव कहा गया है ना, साफ साफ तो बताया गया है, ठीक है। तो चक्रों की उत्पत्ति होती है, नाभि से होती है, और वह शरीर के ऊर्जा प्रवाह को संतुलन करते हैं। जो भी ऊर्जा प्रवाह होते हैं उसके संतुलन कौन करता है, नाभि। चक्र, चक्र करता है, ठीक है, ठीक है, चक्र करता है। लिखा है यहाँ पर, देखिएगा, चक्रों की उत्पत्ति नाभि से होती है, और वे शरीर में ऊर्जा प्रवाह को संतुलन करते हैं। यानी चक्र क्या करते हैं, अब चक्र इनबैलेंस होते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो बैलेंस में नहीं रहता, वो बिगड़ जाता है, ठीक है। चक्र 12 ओरों से युक्त है। इसका यह अर्थ है कि चक्र 12 ऊर्जा के स्तर होते हैं। चक्र के कितने स्तर होते हैं, 12 ऊर्जा के स्तर होते हैं, ठीक है, जो कि शरीर और मन की स्थिति को प्रभावित करते हैं। शरीर और हमारे मन की स्थिति को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। तो 12 स्तर वो भी पढ़ेंगे हम लोग कौन से होते हैं। तो पूरा डिक्लेयर नहीं दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, ग्रंथ में, लेकिन हम समझने के तौर पर हम उसको ले सकते हैं। चक्र के कारण ही देह की स्थिति होती है। अब चक्र के कारण क्या होती है, शरीर की स्थिति बनी है। चक्रों के सही संतुलन से शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं, और इनके असंतुलन से क्या होते हैं, विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। और चक्र, देख, इस चक्र में पुण्य और पाप से प्रेरित जीव घूमता है। ये हमने लाइन पढ़ा था ना, ठीक है। इसी चक्र में पुण्य और पाप से प्रेरित जीव घूमता है। कहा गया है कि जीव अपने कर्म यानी पुण्य और पाप के प्रभाव से चक्रों में भ्रमण करता है, और जब तक चक्रों का संतुलन और शुद्धि नहीं होती है ना, तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में चलता रहता है। यानी जन्म मृत्यु का चक्र कैसा रहता है, चलता रहता है, सर्कल कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, जब तक चक्र को बैलेंस में ना लाए, संतुलन ना करे, ठीक है, चक्र को जागरूक ना करे तब तक। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक है, ये इतना नहीं है। अब देखिए, 12 ओरों से यानी 12 स्तर के संभावित अर्थ या वाक्य ये देख लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर बताया गया है। एग्जैक्टली यहाँ पर चीजें नहीं बताई गई हैं, ठीक है, कहाँ से है तो, लेकिन समझने के तौर पर 12 ओरों यानी 12 स्तर के संभावित अर्थ और व्याख्या देख सकते हैं। जैसे कि धारणा, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने की क्षमता। ध्यान यानी गहरे ध्यान द्वारा चेतना को जागरूक, यानी ये जो चक्र की ने बोला गया ना, चक्र की एक तरीके से विशेषता बताई गई है। समझ में आ रहा है, जो 12 स्तर बताए गए हैं यहाँ पर, जो हम लोगों ने पढ़ा था, 12 ओरों से क्या है, इसका अर्थ चक्र 12 ओरों से युक्त है। यानी ये जो चक्र है ना, इसका अर्थ यह है कि चक्र में ऊर्जा के 12 स्तर होते हैं, समझे, जो कि शरीर और मन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ऊर्जा के 12 स्तर होते हैं। 12 स्तर इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे कि धारणा, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने की क्षमता, ठीक है, ये भी एक स्तर है। गहरे ध्यान द्वारा चेतना को जागरूक करना, ध्यान, जो गहरे ध्यान द्वारा क्या करते हैं, हम चेतना को जागरूक करते हैं। ये भी तो जब चक्र का आप जागरूक करते हो तो ये स्तर देखने में आता है, ये स्तर से जाना पड़ता है हमें, एक स्टेप होती है, जैसे अष्टांग योग में स्टेप होती है, उस तरीके से यहाँ पर स्टेप एक तरीके से कहा गया है, ठीक है, ये स्तर होते हैं। मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना, क्षमता करना, धारणा, ध्यान यानी गहरे ध्यान द्वारा चेतना को जागरूक करना। प्राण शक्ति यानी प्राणायाम और कुंडलिनी जागरण के माध्यम से ऊर्जा को नियंत्रित करना, यानी चक्रों को कंट्रोल करना। शक्ति जागरण यानी कुंडली शक्ति का धीरे धीरे सक्रिय होना। भावना यानी प्रेम, करुणा, भय, क्रोध आदि का नियंत्रण और संतुलन बना रहना।
इच्छा शक्ति यानी संकल्प शक्ति का विकास और मानसिक दृढ़ता होना। ज्ञान यानी आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान की प्राप्ति। आत्मबोध माने आत्मा की पहचान, अहंकार से मुक्ति। रश्मि प्रवाह एनर्जी फ्लो यानी सूक्ष्म ऊर्जा का चक्रों में प्रवाहित होना। सूक्ष्म जो ऊर्जा होती है ना, वो क्या हो गई, चक्रों में प्रवाहित होती है। समता यानी सुख और दुख, लाभ हानि आदि में संतुलन बनाए रखना। और मुक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति होना, ठीक है। और परमात्मा से एकता, समाधि अवस्था में ब्रह्म से एकत्व की अनुभूति, ठीक है। ये क्या है, ये है चक्रों के ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। स्तर क्या है, स्तर है, चक्र में ऊर्जा के स्तर है, 12 स्तर। ओके डन, क्लियर है यहां तक? जी सर। यस सर। ओके सर ये जो आपने नोट्स दिए हमें योग वशिष्ठ के, उसमें ये सब अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं, ये देखिए, ये अलग से जानकारी है जो कि आपको समझाने के लिए है, ठीक है, समझने के लिए ये चीज। और वहां से इतना एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना नहीं है, लेकिन आपको चीजें समझ में आ जाएगी तो फिर याद रहेगी वो चीजें, ठीक है। देखिए, अब कुंडलिनी ज्ञान का मूल स्रोत है ना, हम लोगों ने पढ़ा ना, कुंडलिनी ज्ञान का मूल स्रोत है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा सा आपको में भी है ना दृष्टि। देखिए, हठयोग तंत्र वेदांत परंपरा में कुंडलिनी को आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। कुंडलिनी को क्या कहा गया है, आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माना गया है, ठीक है। एक एक लाइन आप लोग ध्यान रखना। 8 प्रकृति वाली अ से क्ष तक बीजाक्षर युक्त भी है, ठीक है, कुंडलिनी हम लोग पढ़ा भी। और 8 बार कुंडलित यानी बताया गया, 8 बार कुंडलित बताया गया, जिससे यह ज्ञान और चेतना का मूल आधार बनाती है। ज्ञान और चेतना का क्या है, मूल आधार बनती है, ठीक है, ज्ञान और चेतना का। अब देखिए, कुंडलिनी 8 प्रकृति वाली है ना, तो इस प्रकार से वर्णन आता है, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 हो गए, ठीक है, 5। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो 8 है ना, 8 प्रकृति है ना, ठीक है। इस 8 प्रकृति वाली होती है कुंडलिनी, नोट डाउन, ठीक है। जैसे पृथ्वी स्थिरता और भौतिक अस्तित्व को दिखाती है। जल जो होता है प्रवाह व संवेदनशीलता को दिखाता है। अग्नि जो होता है वो ऊर्जा और इच्छा शक्ति और परिवर्तन को दिखाता है ना, अग्नि तत्व, अग्नि प्रकृति। वायु जो है वो गति, विचार और प्राण ऊर्जा, ठीक है। और आकाश जो है शुद्धता और असीम संभावना के बारे में कहा जाता है, यानी इनकी विशेषता है। मन क्या है, तो विचार, कल्पना, मानसिक शक्ति। बुद्धि यानी विवेक और ज्ञान। और अहंकार यानी आत्मचेतना और सीमित पहचान। आत्मचेतना और सीमित पहचान, ठीक है, सीमित पहचान, अहंकार, ईगो, ठीक है, ईगो पर भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। ये क्या है, तो ये कुंडलिनी को इन 8 तत्वों की नियंत्रित शक्ति का माना जाता है। यानी जब इसको हम जागृत करेंगे ना, तो 8 तत्वों पर हमारा क्या होगा, एक तरीके से क्या होगा, कंट्रोल होगा, है ना, ठीक है। जब यह ऊर्जा सक्रिय होती है तो साधक इन तत्वों के प्रभाव से परे जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करता है। ओके, इसीलिए इसको 8 प्रकृति वाली कहा गया है, ठीक है। और ज्ञान का क्या स्रोत है, इसलिए इसको जागरण करना बहुत जरूरी है। अक्ष तक बीजाक्षर युक्त कुंडलिनी संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। तो जो वर्णमाला में देवगिरी वर्णमाला में आता है प्रथम से अंतिम अक्षर तक, ठीक है। तो यह कुंडलिनी समस्त ज्ञान और ब्रह्मांडीय ध्वनि या नाद का मूल स्रोत माना जाता है। ओके, यह सर्वज्ञता यानी संपूर्ण ज्ञान की प्रतिनिधि है, क्योंकि इसमें सभी बीजाक्षर समाहित है। ओके डन, क्लियर। अब देखिए 8 बार कुंडलित, इसका भी मीनिंग हम समझ सकते हैं। 8 बार कुंडलित, ठीक है। अब 8 बार कुंडलाकार बनी हुई ना, तो इसके बारे में भी समझ सकते। कुंडल या अवस्था, 8 अवस्था, यानी इसकी 8 अवस्था देखिए इस प्रकार से होती है। अज्ञान यानी कुंडली सुप्त अवस्था में रहती है, यानी हम अज्ञानवश है। जागरण, साधक में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ठीक है। तीसरा साधना, कुंडली धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है।
पहले क्या कुंडली सुप्त अवस्था में, दूसरा क्या है, दूसरा इसका साधक में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तीसरा एक कुंडली धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है, चौथा है प्राण उद्गम यानी ऊर्जा नाड़ियों में प्रवाहित होती है, ऊर्जा क्या होती है, नाड़ियों में प्रवाहित होती है, और चक्र जागरण यानी ऊर्जा विभिन्न चक्रों को जागृत करती है। ओके, और फिर पांचवा सर्वज्ञता यानी साधक को ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त होने लगता है धीरे धीरे। फिर उसके बाद समाधि यानी कुंडलिनी सहस्त्र तक क्या होती है, पहुंचती है। एक एक वो जो राउंड मारी है कुंडलाकार, एक एक तो निकलेगा ना धीरे 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 धीरे, ठीक है, फिर सीधी होगी। तो सातवें में क्या है, कुंडलिनी सहस्त्र चक्र तक पहुंचती है, और ब्रह्म एकत्व यानी साधक पर सत्य में विलीन हो जाता है लास्ट में। ठीक है, क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? जी सर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, इन चीजों के समझ में ना आए बताइएगा। ऐसा कुछ है आपको जो कि समझ में नहीं आया? जो कुंडली सर हमें एक ही स्टेजेस वगैरह लर्न करनी है सारी? नहीं नहीं, आपने कुछ अभी नहीं लर्न करना है, कुछ लर्न नहीं करना है, ठीक है। बस 18 मर्मस्थान लर्न करना है, याद करना है। जितना मैंने कल बताया था, आपको होमवर्क दिया था, मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। 14 मर्मस्थान को याद करना है। यहाँ पर 14 नाड़ियों का जिक्र बताया गया है, नाड़ियां 14 मुख्य बताई गई है, ठीक है। कितनी नाड़ियां बताई गई है? 14 मुख्य नाड़ी बताई गई है। यहाँ पर कंधस के बीच में सुषुम्ना है, और सुषुम्ना नाड़ी के चारों ओर सभी नाड़ियां रहती है। ओके, और वो कौन से 14 नाड़ियां मुख्य बताई गई? 72,000 में से 14 मुख्य बताई गई, 14 में से 3 मुख्य बताए गए, 3 में से एक मोक्ष मार्ग के लिए बताया गया, यानी 3 कौन से? इडा, पिंगला और सुषुम्ना, और उसमें से एक जो है वो सुषुम्ना है। ओके, 14 नाड़ियां इस प्रकार से: सुषुम्ना, इडा, पिंगला, सरस्वती, कुहू, वर्णा, यशस्विनी, पुष्या, पयस्विनी, शंकिनी, गांधारी, हस्तजीवा, विश्वधरा, अलम्बुषा। ठीक है, ये 14 नाड़ी बताई गई है। कितनी? 14 नाड़ी। इसको भी याद करना है आप लोग को, तो याद करके आना है आपको, ठीक है। सुषुम्ना, इडा, पिंगला, उसके बाद सर इसमें जो सरस्वती का नाम दिया हुआ है, ये सुषुम्ना को ही कहते हैं ना सरस्वती? नहीं, अलग से है, ठीक है। लेकिन यहाँ अलग से है। यहाँ पर जो 3 नाम दिया गया है, यहाँ पर जो है, ठीक है, सूक्ष्म, अव्यक्त और वैष्णवी नाम है, ठीक है, सुषुम्ना का। सूक्ष्म, अव्यक्त और वैष्णवी, ठीक है, डन। सरस्वती अलग से, सुषुम्ना, इडा, पिंगला, उसके बाद पूषा, यशस्विनी, पयस्विनी, शंकिनी, गांधारी, हस्तजीवा, अलम्बुषा। ठीक है, इसको अलग से याद रख सकते हैं। विश्वधरा, वर्णा, सरस्वती, और किसको अलग से याद रख सकते हो बताइए? पयस्विनी, पयस्विनी ना, विश्वधरा है सर। पयस्विनी, सर विश्वधरा भी, विश्वधरा। विश्वधरा तो है ही, विश्वधरा हो गई, पयस्विनी हो गई, ठीक है, अलग से नोट डाउन करना है इन चारों को। फिर हो गई सरस्वती, और फिर हो गई वर्णा, ठीक है। ये चारों याद रखना अलग से, बाकी 10 अलग से याद रखना। एक चीज दिखाना चाहता हूं, जस्ट वेट। शिफ्ट सहित है ना? देखिए यहां पर देखिए, 14 नाड़ी 3 ग्रंथ में कहा गया है। 3 ग्रंथ, कितने? 3 ग्रंथ में कहा गया है। एक तो शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, और एक है हठ रत्नावली। वशिष्ठ संहिता में, जो वशिष्ठ संहिता में कहा गया था वर्णा, ठीक है, तो यहाँ पर शिव संहिता में क्या है वर्णा की जगह पर? वारुणी। वारुणी, ठीक है, और वशिष्ठ संहिता में तो वर्णा है ही,
अब हट रत्नावली में देखिएगा हंसिनी है, तो जो वशिष्ठ संहिता में पयस्विनी है ना, पयस्विनी की जगह पर क्या है हट रत्नावली में? हंसिनी है, ठीक है। और वरुणी, जो हट रत्नावली में वरुणी है ना, ठीक है, तो वशिष्ठ संहिता में क्या है? वर्णा। वर्णा, ठीक है। यानी यहाँ पर वशिष्ठ संहिता में वारुणी, हट रत्नावली में वरुणी और वशिष्ठ संहिता में वर्णा, ठीक है। और इसमें हट रत्नावली में क्या है? हंसिनी की जगह, वशिष्ठ संहिता में क्या है? तो हंसिनी की जगह पर पयस्विनी है। समझ में आया ये चीज? सर इसके सीक्वेंस में अंतर है क्या हट रत्नावली और वशिष्ठ संहिता में? क्योंकि उसमें सीक्वेंस अंतर है, सीक्वेंस अंतर है। अभी तक सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि 10 नाड़ियों का सीक्वेंस बताया जाता है गोरख संहिता में, योग चूड़ामणि उपनिषद में भी कहा जाता है ना, ठीक है। और त्रिशकी ब्राह्मण उपनिषद में भी देखने में आता है समथिंग। उसमें हट रत्नावली में ईड़ा जो सबसे लास्ट में दी गई है और अपन हमेशा शुरू में लेते ईड़ा पीड़ा ये तीनों, तो सीक्वेंस अलग अलग है। तो अभी तक तो सीक्वेंस से क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अब इसको याद रखने के लिए 4-4 नाड़ी अलग से याद रखोगे और 10-10 नाड़ी अलग से याद रखोगे तो गोरख संहिता, योग चूड़ामणि और त्रिशकी ब्राह्मण उपनिषद वाले भी आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। बस इन्हीं ग्रंथ में तो दिया गया है, ठीक है। वहां पर 10-10 है, यहाँ पर 14-14 है, ओके ना, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक समय भी हो गया है, तो बस ये हो गया। ये तो हम लोग को पढ़ना है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बार पढ़ लेते, इसको कर लेते, कवर कर लेते। सुषुम्ना नाड़ी के लिए कहा गया कि कंधक के बीच में सुषुम्ना ब्रह्मरंध्र में स्थित है और मोक्ष मार्ग के लिए ओर ले जाने वाली यह नाड़ी कहा गया है, मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली। इसके जो अन्य नाम कहा गया है सूक्ष्म, अव्यक्त और वैष्णवी, ठीक है। ईडा जो होती है वो बाया भाग में होती है, चंद्र होती है, चंद्र बोलते हैं इसको है ना। और तामस रूप होता है किसका? ये जो गुण कैसा होता है? तामस गुण होता है ईडा का। पिंगला का कैसे गुण होता है? तो ये दाएं भाग में होती है और ये राजस गुणी होती है पिंगला, ठीक है। यहाँ पर भी कहा गया है, जैसे हट प्रदीका में भी कहा गया है, चंद्र सूर्य रात दिन रूप से संपूर्ण काल के नियामक है, यानी रात दिन को बिताने वाले कौन है? चंद्र सूर्य है ना। वैसे सुषुम्ना क्या है? काल का भक्षण करने वाली है। और आयु को घटाने वाली कौन है? आयु को घटाने वाली कौन है? सुषुम्ना। आयु को बढ़ाने वाली होगी, घटाने वाली सुषुम्ना बोल दिया आप लोगों ने भी। काल को भक्षण। हाँ, आयु को घटा। तो सर क्या हुआ है? काल का भक्षण खत्म होता है ना, भक्षण का मीनिंग क्या होता है? क्या? ईड़ा पिंगला होगा ना, जब चलेगी उसमें तो फिर आयु घटेगी, और सुषुम्ना में जब प्राण चला जाएगा तो फिर नहीं होगा। गुड नेहा जी, ठीक है। तो हट प्रदीका में कहा गया है, ठीक है, आयु को घटाने वाली ईड़ा पिंगला है और सूर्य चंद्र रात दिन को बिताने वाली है। और सुषुम्ना क्या करेगी? काल का भक्षण करने वाली, यानी सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होगा तो आयु बढ़ेगी। क्या? तो भक्षण मीनिंग क्या होता है? समाप्त करना काल को, यानी काल पर विजय प्राप्त करना, अपने कंट्रोल में आना। ओके ओके, मैं उल्टा समझ रही थी, सॉरी। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखिए किसका स्थान कहाँ पर है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसका स्थान कहाँ पर, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हो गया हमारे 10 वायु है, कल देख लेंगे और क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। सर यहाँ पे